सूरज अपनी अंतिम किरणें छोड़ रहा था जब वर्धनगढ़ के पुराने महल में एक छाया धीरे धीरे जागी। ये छाया किसी आम इंसान की नहीं थी, ये उस लड़की की थी जिसे राजमहल में कोई नाम से नहीं, एक ताने से बुलाता था। रानी की परछाई वो लड़की थी, राजकुमारी अमाया। अमाया महल की सबसे ऊंची मीनार में रहती थी, जहां से पूरा राज्य दिखता था, लेकिन उसे छूने की इजाजत नहीं थी। दरबार के लोग कहते ये लड़की अशुभ है। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन रानी का देहांत हुआ। राजा धीरसेन ने उसे कभी खुलेआम अपनी बेटी नहीं कहा। लोग समझते थे कि ये लड़की किसी पाप की निशानी है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अमाया के खून में वही आग थी जो उसकी माँ रानी तिलोत्तमा की आंखों में जलती थी, जो न्याय की देवी कहलाती थी। अमाया का दिन सन्नाटे और रातें सवालों में बीतती थीं। वो हर रोज अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़ा करती, जिसमें लिखा था, यदि मेरी मौत सच छुपाने का माध्यम बनी तो मेरी बेटी को सच बोलने की आवाज बनना होगा। और अमाया हर बार उस वाक्य को पढ़कर खुद से कहती, एक दिन ये महल मुझे मेरी माँ के नाम से नहीं, मेरी लड़ाई से पहचानेगा। उस रात अमाया को एक पुरानी दासी मंगला एक रहस्यमयी संदूक देकर चली गई। संदूक में एक खत था और एक खून से सना हुआ बालों का गुच्छा। खत में लिखा था, रानी तिलोत्तमा की हत्या एक बीमारी नहीं बलि थी और बलिदान करने वाला तेरा सबसे नजदीकी है। अमाया की रगों में सनसनी दौड़ गई। क्या मेरी माँ की मौत एक हत्या थी और ये बात अब तक मुझसे छुपाई गई? अगले दिन महल में बड़ी सभा बुलाई गई। वजह, राजा की दूसरी रानी मीनाक्षी का बेटा युवराज आर्यकेतु अब ताज के करीब आ रहा था। मीनाक्षी की आंखों में साजिशें नाच रही थीं और दिल में डर कि कहीं अमाया फिर से किसी का ध्यान न खींच ले। सभा के बाद मीनाक्षी ने अमाया को रोक लिया। तू अब भी इसी महल में सांस ले रही है, यही बहुत है, खुद को वारिस समझने की भूल मत कर, उसने कहा। अमाया ने पहली बार पलटकर जवाब दिया, मैं भूल में नहीं जीती, लेकिन तुम जरूर भूल में हो कि सच हमेशा दबा रहता है। उस रात अमाया दीवारों के पीछे छिपे महल के पुराने हिस्से में पहुंची। वहां उसे मिला एक बूढ़ा आचार्य बालदत्त, जो उसकी मां का पूर्व विश्वास पात्र था। आचार्य ने अमाया को देखा और धीमे से कहा, तू वही अग्नि है जो रानी तिलोत्तमा के गर्भ से निकली थी। अब वक्त आ गया है अपने हक की आग जलाने का। उन्होंने उसे राजमहल की गुप्त गुफाओं का रास्ता दिखाया, जहां राज्य के सबसे पुराने दस्तावेज, हत्याओं के प्रमाण और सत्ता की काली कहानियां बंद थीं। तभी अचानक महल में शंख बजा। युवराज आर्यकेतु का राज्याभिषेक घोषित किया जा रहा था। अमाया का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक धार दिखाई दी। जिस ताज को किसी और के लिए सजाया जा रहा है उसे पहनूंगी मैं, लेकिन अपनी पहचान छीन कर नहीं, सच को सामने लाकर। और फिर अमाया ने अपना पहला कदम उठाया। उसने शपथ ली कि अगले सप्तपक्ष यानी 7 रात्रियों में वो ऐसा सच सामने लाएगी जो न केवल ताज को हिला देगा बल्कि पूरे वर्धनगढ़ को झकझोर कर रख देगा। क्योंकि अब राजकुमारी नहीं, रानी की परछाई नहीं, बल्कि एक विरासत जाग चुकी थी। नरम धूप महल की संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन अमाया के भीतर तूफान मचा हुआ था। माँ की एक गूंजती हुई बात बार बार कानों में गूंज रही थी, इस महल की हर ईंट में एक राज दबा है अमाया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, राजवंश की पुरानी कथाएं, युद्धों के दस्तावेज और वो सब कुछ जो आमतौर पर राजकुमारों को सिखाया जाता था, राजकुमारियों को नहीं। लेकिन अमाया अब खुद को किसी सीमित भूमिका में नहीं देखती थी। एक रात अमाया महल के पुराने कक्षों की ओर गई, जहां कभी राजा सोमदेव की पहली रानी रानी अवंतिका रहा करती थी। वो कमरा सालों से बंद पड़ा था। वहां पहुंचते ही उसने देखा, दरवाजे पर अब भी रानी का नाम खुदा था, लेकिन उस पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की हो। भीतर घुसते ही एक तेज हवा का झोंका आया। कमरे में धूल, पुरानी खुशबू और रहस्यमयी सन्नाटा था। एक संदूक पड़ा था। अमाया ने धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। अंदर कुछ चिट्ठियां थीं, रानी अवंतिका की लिखी हुई, और उनमें एक चिट्ठी पर कुछ शब्द लाल स्याही में लिखे थे, यदि मैं मर जाऊं तो जान लेना, ये कोई दुर्घटना नहीं होगी। अमाया का दिल बैठने लगा। क्या उसकी दादी की मौत कोई षड्यंत्र थी? इसी दौरान दूसरी ओर रानी सौम्या, जो अमाया की सौतेली माँ थी, अपनी बेटी राजकुमारी मृणालिनी के साथ महल के सबसे गुप्त कक्ष में एक बैठक कर रही थी। अमाया बहुत सवाल पूछने लगी है, रानी सौम्या ने कहा। उसे रोकना होगा, मृणालिनी ने कहा, वरना वो ताज की राह में सबसे बड़ा कांटा बन जाएगी। सौम्या मुस्कुराई, उसे भी उसी राह पर भेजेंगे जहां अवंतिका गई थी। अगली सुबह अमाया के कक्ष में एक दासी आई, उसके लिए एक विशेष आमंत्रण लेकर। महाराज चाहते हैं कि आप आज उनके साथ राजसभा में बैठें। यह पहली बार था जब अमाया को खुली सभा में बुलाया गया था। वह तैयार हुई, न सिंपल पोशाक में, न बहुत भारी शाही लिबास में, बल्कि अपने अंदाज में, आंखों में आत्मविश्वास और चाल में तेजी। सभा में पहुंचते ही लोगों की निगाहें उस पर थीं। अमाया ने महसूस किया, यह सिर्फ आमंत्रण नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। राजा सोमदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी अमाया, अब तुम भी राज्य की बातों में भागीदारी करोगी।
लेकिन एक बात याद रखना, हर बात जो दिखाई देती है वैसी नहीं होती। अमाया ने सिर झुकाया, लेकिन मन में सवाल उठा, क्या पिता भी किसी सच्चाई से मुझे दूर रख रहे हैं? उसी रात महल की एक बुजुर्ग दासी वासंती अमाया से मिली। राजकुमारी, मुझे रानी अवंतिका की सेवा में रहने का सौभाग्य मिला था, उसने कहा। अमाया चौंक गई। तुम मेरी दादी को जानती थी? बहुत अच्छे से। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था, एक निशानी। उसने अमाया को एक चेन दी जिसमें एक छोटी सी तिजोरी लगी थी। अमाया ने जब उसे खोला, उसमें एक छोटा सा नक्शा और एक खंडित मुद्रा थी। नाग विहार के रहस्यमय कक्ष का रास्ता और उस कक्ष की पहचान, जिसे कभी धरोहर गृह कहा जाता था। अब अमाया के पास 3 चीजें थीं। रानी अवंतिका की रहस्यमयी चिट्ठियां, एक राजसभा में मिली पॉलिटिकल जगह, और अब एक नक्शा जो उसे महल के सबसे गुप्त हिस्से तक ले जा सकता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके हर कदम पर कोई नजर रख रहा है। महल की छत से रानी सौम्या ने अंधेरे में खड़ी होकर नीचे अमाया को जाते देखा। अब ये खेल लंबा नहीं चलेगा, इस बार अमाया या हम, उसने बुदबुदाया। रात के तीसरे पहर अमाया अकेले धरोहर गृह की ओर बढ़ी। अंधेरे गलियारों, जालियों और सुनसान तहखानों से गुजरती हुई वह एक रहस्यमयी दरवाजे के पास पहुंची। नक्शे के अनुसार यही था वो स्थान जहां नाग विहार की सबसे बड़ी सच्चाई छुपी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। बहुत खोज लिया, अब तेरी खोज यहीं खत्म होगी। जैसे ही किसी ने पीछे से अमाया का मुंह दबाया, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर वो डरने वालों में से नहीं थी। उसने अपने पीछे जोर से कोहनी मारी। हमलावर लड़खड़ाया और अमाया ने तुरंत घूमकर उसकी गर्दन पर वार किया। एक पल में वो नीचे गिर चुका था। अंधेरे में उसने जल्दी से एक मशाल जलाई और देखा, वो एक सेवक था जिसका चेहरा अक्सर महल में दिखता था, लेकिन उसकी जेब में एक छोटी सी मुहर थी, रानी सौम्या की निजी चिह्नित अंगूठी की नकल। तो अब तुमने अपने लोगों को भेजना भी शुरू कर दिया, अमाया बुदबुदाई। वो दरवाजा जो धरोहर गृह की ओर खुलता था, अब उसके सामने था। उसने नक्शे के अनुसार तिजोरी की मुद्रा उस जाली में फिट की। एक घूं घूं की आवाज आई और पत्थर की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। भीतर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अमाया ने कदम रखा, दीवारों पर खुद ब खुद मशालें जलने लगीं। ये कक्ष शाही खजाने से नहीं, शाही सच्चाइयों से भरा था। दीवारों पर राजवंश का इतिहास नहीं, उसके पीछे के राज्य थे। हर चित्र में एक चेहरा ऐसा था जो अमाया को पहचान में आया। उसकी दादी रानी अवंतिका, जो किसी युद्ध भूमि पर घायल अवस्था में खड़ी थीं, और सामने जो राजा दिख रहा था वो सोमदेव नहीं था। ये कौन है? अमाया बुदबुदाई। नीचे एक प्लेट लगी थी, वीर सूर्यसेन, नाग विहार का वास्तविक उत्तराधिकारी। अमाया का दिल दहल गया। क्या राजा सोमदेव ने असली उत्तराधिकारी को हटाकर खुद तख्त छीना था? क्या उसकी दादी उसी गुनाह की सजा भुगत रही थी? कक्ष के कोने में एक पतला सा बक्सा था, अंदर कुछ मोहरें, एक किताब और एक पत्र मिला, रानी अवंतिका का लिखा हुआ। अगर ये पत्र किसी योग्य उत्तराधिकारी के हाथ लगे तो जान लो, तुम्हारी नसों में सूर्यसेन का खून है। सोमदेव ने युद्ध के बाद इस राजवंश का इतिहास मिटा दिया, और मुझे भी, ताकि मैं उसे बेनकाब न कर सकूं। इस राज्य की एक एक ईंट पर तुम्हारा हक है, अमाया। पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं सिर्फ कोई राजकुमारी नहीं, मैं असली उत्तराधिकारी हूँ। पर वो जानती थी ये सच्चाई किसी पर भी विस्फोटक साबित हो सकती है। उसे समझना था किस पर भरोसा किया जा सकता है। अगले दिन सभा में अमाया शांत रही। राजा सोमदेव की आंखें उस पर थीं, जैसे कुछ भांप रहे हों। अमाया, क्या तुमने धरोहर गृह तक पहुंचने की कोशिश की? उन्होंने अचानक पूछ लिया। अमाया चौंकी, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मैंने वो दरवाजा देखा जरूर था, लेकिन खोल नहीं पाई। बहुत पुराना है, शायद खुलता नहीं। राजा ने गौर से उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात में अमाया ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी वासंती को सारा हाल सुनाया। वासंती ने सिर झुकाया। मुझे बहुत पहले ही ये शक था, लेकिन डर के कारण चुप थी। अब डर का समय नहीं, अमाया ने कहा, अब न्याय का समय है। इसी बीच रानी सौम्या और मृणालिनी को भी खबर लग गई थी कि अमाया धरोहर गृह तक पहुंच चुकी है। अब बहुत हो चुका, अब अमाया को हटाना ही होगा। रानी सौम्या ने आदेश दिया, किसी को भेजो जो उसे रास्ते से हटा सके, किसी बाहर वाले को, कोई ऐसा जिसे शक भी न हो। 2 दिन बाद महल में एक राजदूत आया। रियासत अंबरगढ़ का राजकुमार अरण्य, ऊंचा, तेज नजरों वाला और रणनीति में माहिर। उसने राजा सोमदेव से मुलाकात की, लेकिन उसकी असली दिलचस्पी अमाया में थी। उसी शाम बाग में टहलते हुए अरण्य ने अमाया से मुलाकात की। राजकुमारी अमाया, सुना है आप सवाल बहुत पूछती हैं। अमाया मुस्कुराई, और जवाब भी ढूंढ लेती हूँ। अरण्य भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक चाल थी। उधर मृणालिनी अब खुले तौर पर अगली उत्तराधिकारी घोषित होने की तैयारी कर रही थी। महल में उसकी तस्वीरें लगाई जा रही थीं, राजवस्त्र सिले जा रहे थे, पर किसी को नहीं पता था कि असली ताज अमाया के सिर का हकदार था। जब अमाया अपनी माँ की किताबें पढ़ रही थी, तब उसके कमरे की खिड़की से कोई अंदर कूदा। अरण्य, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता असली उत्तराधिकारी नहीं हैं?
उसने सीधा पूछा। अमाया ने गर्दन उठाई। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे जाल को पहले ही समझ चुकी हूँ? मैं तुम्हें मारने नहीं आया। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हें अभी पता नहीं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्यों? अमाया ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ इतिहास नहीं बनाते, वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलने के लिए पहले सच्चाई को उजागर करना होता है। अरण्य की बातों ने अमाया को उलझन में डाल दिया था। क्या वो वाकई मदद करना चाहता था या ये भी एक चाल थी? सबसे पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं असली उत्तराधिकारी हूँ? अमाया ने सवाल किया। अरण्य ने जेब से एक पुराना आधा जला हुआ नक्शा निकाला। ये मुझे मेरे गुरु से मिला था। उन्होंने कहा था जिस दिन नाग विहार की असली राजकुमारी जागेगी, उस दिन ये नक्शा उसका रास्ता दिखाएगा। अमाया ने उस नक्शे को गौर से देखा। उस पर ठीक वही निशान थे जो धरोहर गृह में थे, पर कुछ और गुप्त कमरे और सुरंगों के संकेत भी थे। अगले दिन अमाया और अरण्य ने चुपचाप महल के पीछे बनी पुरानी सरोवर की ओर रुख किया। वहां एक टूटी हुई मूर्ति के नीचे अरण्य ने एक पत्थर खिसकाया और नीचे उतरने वाली सीढ़ियां खुल गईं। तुम्हें कैसे पता इसके नीचे क्या है? अमाया ने पूछा। क्योंकि नाग विहार का अतीत मिटाया गया था, लेकिन उसे छुपाया नहीं जा सका, अरण्य बोला। नीचे जो तहखाना था वह रोशनी की हल्की किरणों से चमक रहा था। दीवारों पर टंगे चित्र, पुराने कपड़े और कुछ हथियार अब भी सही हालत में थे, लेकिन एक किनारे पर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, सत्य को जानने वाले ही उसके भार को सह सकते हैं। वहीं पास में एक मढ़ा हुआ दस्तावेज पड़ा था। उसमें लिखा था, सूर्यसेन के उत्तराधिकारी अवंतिका की बेटी और अब उसकी बेटी अमाया। अमाया की सांसें थम गईं, पर वो यह जान चुकी थी कि सिर्फ हकदार होना काफी नहीं है, तख्त के लिए तैयार होना पड़ता है। अब अमाया को अगला कदम उठाना था, प्रजा का विश्वास जीतना। उधर रानी सौम्या और मृणालिनी को खबर मिल गई थी कि अमाया गायब है और शायद कोई पुराना दस्तावेज उसके हाथ लग गया है। अब बहुत हो चुका, सौम्या ने गुस्से से कहा। अगली सभा में मृणालिनी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा और अमाया, अगर वह जिंदा रही तो सब कुछ बिगाड़ देगी। उन्होंने एक गुप्त योद्धा को बुलाया, कालवीर, एक भाड़े का हत्यारा जो एक बार जिसका निशाना साध ले उसे मिटाकर ही दम लेता है। इधर अमाया और अरण्य वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक गुप्त सुरंग में से गुजरते वक्त अचानक उन पर हमला हुआ। छायाओं में से 3 नकाबपोश निकले, तीनों बेहद खतरनाक और तेज। अरण्य ने तलवार निकाली, अमाया ने चाकू। एक एक वार में वो अमाया को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उसकी चालें अब रानी जैसी नहीं, योद्धा जैसी हो चुकी थीं। तीनों को हराने के बाद जब उन्होंने एक का नकाब हटाया तो नीचे से वही सेवक निकला जो पहले भी अमाया पर हमला कर चुका था। तुम कभी नहीं रुकोगी और यही तुम्हारा अंत होगा, उसने अंतिम सांस में कहा। अमाया समझ गई थी कि अब दुश्मन खुलकर सामने आ चुके हैं। उधर महल में मृणालिनी को रानी की पोशाक पहनाई जा रही थी। गहनों की चमक, मंत्रों की ध्वनि और राज्यसभा की तैयारी, सब कुछ एक झूठ पर टिका था। अब जब मैं रानी बनूंगी तो अमाया का नाम भी कोई नहीं लेगा, मृणालिनी ने आत्ममुग्ध होकर कहा। पर वो नहीं जानती थी कि दरबार की दहलीज पर वही अमाया लौट चुकी थी। अगले दिन सभा शुरू हुई। राजा सोमदेव ने सबके सामने घोषणा की, आज हम नाग विहार की उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। मृणालिनी, चारों तरफ शंख और नगाड़े बजने लगे, पर उसी समय एक तेज आवाज गूंजी, रुको। दरबार की सीढ़ियों पर खड़ी थी राजकुमारी अमाया, गहरे नीले वस्त्रों में, पैरों में युद्ध की धूल, हाथ में वही दस्तावेज। आप जिस तख्त पर किसी और को बैठाने जा रहे हैं वो असल में मेरी विरासत है, अमाया ने कहा। सभा में सन्नाटा छा गया। ये क्या नाटक है? रानी सौम्या चिल्लाई। नाटक नहीं, सच्चाई है। मेरे पास प्रमाण है कि रानी अवंतिका की बेटी होने के नाते मैं सूर्यसेन वंश की वारिस हूँ और सोमदेव राजा नहीं, एक गद्दार थे। सभा में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। दस्तावेजों को जब प्रमुख मंत्री ने देखा तो उन्होंने सिर झुका लिया। ये सत्य प्रतीत होते हैं। राजा सोमदेव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम ये सब करके क्या पाना चाहती हो अमाया? उन्होंने कहा। सच्चाई, न्याय और मेरा हक। अचानक एक तीर सभा में तीर की तरह घुसा। कालवीर का हमला शुरू हो चुका था। गार्ड्स गिरते जा रहे थे। कालवीर सीधा अमाया की ओर बढ़ रहा था, पर एक और तलवार उसकी राह में आई। अरण्य, दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई जिसमें आखिरकार अरण्य ने कालवीर को मात दी, बट घायल हो गया। मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अमाया अब राज्यसभा के केंद्र में खड़ी थी। जो भी इस राज्य की भलाई चाहता है वो आज मेरे साथ खड़ा हो, उसने कहा। धीरे धीरे सैनिक, मंत्री और फिर प्रजा सब अमाया के समर्थन में खड़े हो गए। हर ताज की कीमत होती है, लेकिन यदि साथ में प्रेम हो तो हर मूल्य स्वीकार्य हो जाता है। एक सप्ताह बाद दरबार में सोने की झालरों, फूलों और दियों से एक दिव्य दृश्य बना हुआ था। हजारों नागरिकों की भीड़ उमड़ी थी अपनी नई रानी को देखने, जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। अमाया,
केसरिया रेशमी लहंगे में सजी, गहनों से दमकती हुई सिंहासन की ओर अग्रसर थी। उसके हर कदम के साथ उसकी आंखों में अवंतिका की झलक थी, माँ की, जो आज कहीं से देख रही होंगी। शंखनाद हुआ और राजमुकुट अमाया के सिर पर विराजित किया गया। अब वह केवल अमाया नहीं थी, महारानी अमाया सूर्यसेनी, नागविहार की प्रथम युवा रानी। अमाया की जय, नागविहार की जय। जनता ने जय घोष किया। सिंहासन पर बैठते हुए अमाया ने धीमे स्वर में कहा, यह ताज मेरी माँ की कुर्बानी का प्रतीक है। यह राज्य अब केवल मेरा नहीं, यह हम सबका है। यहाँ अब न कोई छिपा सच होगा, न अन्याय, केवल उजाला। 3 दिन बाद महल की छत पर चांदनी रात थी। अमाया अकेली खड़ी थी, परंतु मन शांत नहीं था। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं चलता हूँ, एक आवाज आई। अरण्य, वह कुछ दूर खड़ा था, वही वीर योद्धा जो उसकी ढाल बना हर कठिनाई से लड़ा था। क्यों? अमाया ने पूछा। तुम्हारे लिए एक सम्राट चाहिए, मैं केवल एक तलवार हूँ, एक साया हूँ, कोई शाही नहीं। अमाया ने उसकी ओर कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में देखा। राज्य को तलवार की नहीं, दिल की जरूरत है, और तुम्हारा दिल मेरे साथ है। अरण्य स्थिर रहा। तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला। भीड़ की भीड़ अमाया और अरण्य को देख रही थी। और फिर राजा सोमदेव ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुम्हारी माँ को खोया, पर उसकी संतान को आज पूरा पाकर मैं केवल एक पिता हूँ, एक राजा नहीं। अरण्य, तुम शाही नहीं हो, पर तुम रानी के योग्य हो। मैं अपनी गद्दी तुम्हारे हाथों में सौंपते हुए गर्वित हूँ। 1 महीना बाद नागविहार का उत्सव अमाया और अरण्य का विवाह पूरे राज्य में उत्सव का कारण बना। पूरा राज्य दीपों से सज गया। विवाह के दिन अमाया ने वही हार पहना जो अवंतिका ने विवाह के समय पहना था। महारानी अमाया और सम्राट अरण्य ने मिलकर शासन प्रारंभ किया, न्याय, करुणा और समानता के साथ। जिस गुप्त दस्तावेज में लिखा था दूसरी वारिस जीवित है, उसे अमाया ने स्वयं जाकर देखा। वह चिट्ठी अधूरी थी, आगे के शब्द जले हुए थे। राज्य के मुख्य पुरालेखपाल ने कहा, यह केवल एक अफवाह रही होगी, कभी सच्चाई सिद्ध न हो सकी। रानी अवंतिका की केवल एक संतान थी, आप, और यही सत्य है। अमाया ने मुस्कुराकर दस्तावेज को जलवा दिया। अब कोई छुपा अध्याय नहीं, बस एक नई शुरुआत। महारानी अमाया और सम्राट अरण्य ने नागविहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अमाया ने शिक्षण, नारी सशक्तिकरण और न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। अरण्य ने सीमाओं की रक्षा की और जनता का सच्चा सेनापति बना रहा। समय के साथ इतिहास की पुस्तक में उनका नाम साथ लिखा गया। वो रानी जिसने न्याय और प्रेम दोनों को अपनाया, और वो सम्राट जिसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। नैतिक शिक्षा, सच्चा उत्तराधिकारी वह होता है जो खून से नहीं, अपने कर्मों से सिंहासन का हकदार बनता है। औरत कभी कमजोर नहीं होती, उसे बस याद दिलाना पड़ता है कि वो खुद इतिहास रच सकती है। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपना पसंदीदा पाठ जरूर शेयर करें।